हाँ क्या बेटा, जैसे जैसे नीट नजदीक आ रहा है पगला रहा है क्या? अब ऐसे होश नहीं खोना है। हेलो 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 हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन में जो है देख लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अबे ये क्या हो गया? आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए। भाई ये आराम से, धीरे, डरा क्यों रहे हो? संभाल बेटे, संभाल अपने आप को। ऐसे कहां तक हो? किसने? मैंने? क्या बात कर रहा है? अब उल्टा हो सीधा हो, पहना तो है, पहनना जरूरी है। तो एवरी सीएम है, ठीक है, मास्क। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर हम, हाँ, तो एवरी सीएम हैज टू टाइप ऑफ बैलेंस, ये लिखवाया था मैंने, दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो आइए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और टेबल के हिसाब से बात करते हैं। पहले आप भी इस टेबल को बना लो, मेरे साथ ही बना लो, सही रहेगा। सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। टेबल के अंदर सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार। क्या जादू देखिए आप, एक के बाद दो। इसके बाद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अच्छा, एक लाइन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये एक लाइन में, आपकी कॉपी की एक लाइन में नहीं आएगा ये। तो आप उसी हिसाब से बनाना, थोड़ा लैंडस्केप कर दीजिए थोड़ा उसको। फिर जो जगह बचेगी उसके नीचे कुछ और लिखवाऊंगा तो वो लिख लीजिए। वैसे तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि इस बोर्ड पे आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। कोशिश तो करूंगा कि यहीं पर छील दें इसको। चलो अब बात नहीं, अब लिखते जाओ, बात नहीं करें, साथ में बना लो उसको, और फिर अपन समझ लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे धमाधम एक साथ। अपन ऐसे नहीं, बातें नहीं मानते, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत। ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते बड़े हम। अब ऐसे क्या, तू रास्ते पे जाएगा, अभी यहाँ से बिल्ली रास्ते काट जाएगी, रात पर वहीं बैठा रहेगा क्या? है? तो ठीक है साहब, एक ही जगह आ जाएगा। और एक छोटी सी बात रह जाएगी, वो तो खतरनाक है मामला। AgNO3 का नाम याद है? लोनार, लोनार, ठीक है। AgCl का व्हाइट पीपीटी आता है बेटे? ठीक। तो अब ये वाली बात तो आप ये बना लो पहले, इसके अंदर एक और चीज लिखवाऊंगा, क्योंकि अभी बोर्ड तो छोटा सा ही है, जो है सो है। इसी के अंदर एक और चीज लिखवाएंगे, वो लिखना। और फिर ये बीच में लिख देता हूँ उस चीज को, जिसको टेबल के अंदर मत लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ जगह नहीं है, इसलिए आप नीचे लिखना, टेबल अलग से लिख लेना, जो नीचे जगह बचेगी उसमें। ऐसे मत लिख लेना तुम टेबल के अंदर ही, तुम इस टेबल के लिए जगह छोड़ना, इसके नीचे लिखना, फिर बोल रहा हूँ। ऐसे ही निपटा दे तो इस टेबल को ऐसे ही। ऑनलाइन में भी सुन लो बेटे, ये टेबल के अंदर मत लिखना, टेबल बनाएंगे बाद में, इसको लिख लेना नीचे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों बातें एक साथ करनी पड़ेगी, जरूरी है, आधी अधूरी बात नहीं कर पाएंगे।
बात नहीं, अब बात नहीं, जल्दी से लिखते जाइए। एक छोटा सा जनरलाइज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हम्म। यस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, चार ही बहुत है, आइडिया उसी में लग जाएगा अपन को। ये टेबल के नीचे लिखो और फिर एक छोटी सी बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। इसके बाद से इसमें बड़े टॉपिक शुरू होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जैसे वीवीटी, सीएफटी एंड सबसे लास्ट में आइसोमेरिज्म, जो सबसे लास्ट में उठाएंगे इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद। सबसे लास्ट आइसोमेरिज्म बताऊंगा, उससे पहले सारी चीजें बता दूंगा छोटी मोटी जो भी होगी। आइसोमेरिज्म सबसे लास्ट में, आराम से देख के तरीके से। इसके ऊपर ये बात लिख लीजिएगा, ये जनरली जनरली मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, पर ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा। ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है तो मैं बोलूंगा सिर्फ वहीं लगाना है, अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं लगाना, वरना गलती हो जाएगी साहब, अच्छा नहीं होगा फिर। इतनी छोटी चीज गलत करके आए हम, एक छोटी सी बात को ना समझ, तो मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसी में काम करना है, वैसे ही काम करना है सिर्फ। लिख चुके आप? आइए देखिए, छोटी सी चीज, इस टेबल को आप ही बनाएंगे बाद में, पहले मैं इसके बारे में आइडिया देता हूं वन बाय वन। देख लो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देखो आराम से। सबसे पहले बताइए बेटा, ये क्या है? मोनोवेलेंट है। इधर देख लो, फिर मजा नहीं आएगा फिर बोलने में। पहले लिख लो जल्दी से, जल्दी करो, लिखने का काम खत्म करो, और फिर इधर देखो। मैंने आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो कॉमन नेम लिखवाए थे याद करिएगा, विद फॉर्मूला, बेहद जरूरी है। अच्छा एक चीज बताइए, आप कैसे पता करोगे कोई मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है? ठीक, 35 है तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, 37 है तो, यही तरीका। कौन सा ईएन रूल को फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, चेक कर लोगे? ठीक, आइए बात करें। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा फिर इसके जगह एग्जांपल लिखूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर इस टेबल को बनाएंगे। तीन काम है यहाँ पर, है ना? बात करते हैं यहाँ पर। बताइए ये क्या बेटा? मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, ट्राई और टेट्रावेलेंट है। बताइए वहां से जब यहाँ से यहाँ आ रहे, चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है? अच्छा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कम होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंड्स के साथ अट्रैक्शन, अच्छा लिगेंड्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो मोनोवेलेंट में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है, बाईवेलेंट में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलता है, और ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलता है। सही है बात? 2 4 6। अब ये जनरली है, वरना कोऑर्डिनेशन नंबर मिलने को कुछ भी मिल सकता है, जैसे मैंने बताया है
कि आपको याद है कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, क्या उसे सिनर्जिक बॉन्डिंग को स्टेबलाइज करती है? तो मैंने बोला ना, मिलने को चार्ज कुछ भी मिल सकता है, मिलने को कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी मिल सकता है, पर ये जनरलाइज फॉर्म है, स्टैंडर्ड, इसके बिना काम नहीं कर सकते आप वर्नर थ्योरी में। तो वर्नर थ्योरी के अंदर ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, मोनोवेलेंट का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2, बाइवेलेंट का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ट्राई और टेट्रावेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है। सही है, अब ये सब लिख चुके होंगे। अब यहां पर बात करता हूं, इसको हटा रहा हूं और फिर एग्जांपल लेता हूं। टेबल सबसे लास्ट में बनाएंगे साहब, ये समझ में आएगा तो टेबल बनाएंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे बेटा, कंफर्म है। और क्या, ऐसी चीज भी क्या लिखना जो समझ में ना आए। बताइए सबसे पहले तो, क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आपको एक कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाए ना डॉट लगाकर, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद अपने रेस्पेक्टिव आंसर दो। ये पहली बात समझ लो, जिसको कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं आएगा उसके लिए क्वेश्चन बर्बाद है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर देना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाने का खास तरीका ये बात करते हैं। कोबाल्ट पर चार्ज बोल बेटे भैया, ऑनलाइन में भी बोला करो, घर पे बोलो, आसपास वालों उसको बोलो, बिठा के किसी को बिठा के बोलो और बोलो कोबाल्ट पर चार्ज बोल बेटे, यहां बोल बेटे। यस, +3 है तो फिक्स है और फिक्स है तो 6 है। क्या बोला मैंने? +3 है तो फिक्स है, फिक्स है तो 6। सही है बात? चलिए, +3 है तो फिक्स है, फिक्स है तो 6 है। 6 है इसका मतलब मुझे कोबाल्ट +3 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, और उसके लिए मैं सबसे पहले, वर्नर ने सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई करवाने की कोशिश की है, ताकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी निखर के सामने आए, ताकि उसके बारे में पता चल सके, एक्सपेरिमेंट हो सके। क्योंकि जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा, और व्हाइट पीपीटी आएगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से पता चलेगा कि कितने क्लोरीन AgCl का व्हाइट पीपीटी दे रहे हैं, तो सॉल्ट अपने बारे में बताएगा। अब सॉल्ट अपने बारे में कब बताएगा? जब वो आयोनाइजेबल होगा या नॉन आयोनाइजेबल। और आयोनाइजेबल होने के लिए आयन का बाहर रहना बहुत, अगर मान लीजिए आप क्लोरीन अंदर ले गए और अमोनिया बाहर ले गए तो सभी कॉम्प्लेक्स एक जैसे बनेंगे, कोई पीपीटी देगा नहीं, सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, आयन मिलेंगे नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता कैसे चलेगा? सही है। तो उन्होंने स्टडी किया था सॉल्ट पर, तो आपको सॉल्ट बनाने पर ध्यान देना है। आइए बात, अब अगर दूसरा बनाना है तो कोबाल्ट पर चार्ज है +3, अमोनिया को अंदर लाएंगे 5, एक कम पड़ रहा है, एक Cl और 2 Cl बाहर। बोल बेटे सही है? अच्छा, अगले वाले पे बात करें, बताइए कोबाल्ट अमोनिया कितने बोल? हाँ, तो ऊपर ही कहां बोल रहा है बेटा, अब नीचे आ गए हम लोग। अमोनिया 4, कितने क्लोरीन अंदर? 1। बताइए कितने आयंस होंगे पानी में? अच्छा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी भी, क्या टॉप लोड कंडक्टिविटी कम हो रही है क्या? अब इसका आंसर आपने कैसे दिया? कॉम्प्लेक्स बनाने के डायरेक्टली कैसे दे सकते हो आप इसका आंसर? डायरेक्टली तो कोई नहीं दे पाएगा। सही है ना बेटा? अच्छा, कितने मोल AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा? 3 मोल आएगा। कितने मोल? यहां इसने दिखाया, छुपाया, इसने बाहर वाला दिखाएगा, छुपाएगा, अंदर वाला एक सिंपल तरीका, अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल, बाहर वाला आयनाइजेबल। सही बात। कितना % AgCl का व्हाइट पीपीटी? हाँ, डरते क्यों हो? तो सारे तो आ रहे 100% है। बता बेटे, 66.66%। ये भी बोलना नहीं है राधो को। बताइए कितना? 33.33%। सही है बात? ये चलो, ये बात हो गई, ये बात बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स बनाया। अब मुझे ये बताना, वर्नर ने किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री इज द ऑक्सीडेशन नंबर, 2 डिग्री इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं,
आप अमोनिया को मत देखो, आप क्लोरीन को मत, आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 6 या 4। यहां चार्ज बोलो बोलो बोलो, बताइए इसकी 1 डिग्री, बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सिंपल। अब सोच के बोलना, ये चार्ज जो +3 आया है ये कितने क्लोरीन की वजह से आया? 3 क्लोरीन। इसका मतलब बताइए, क्या इसकी प्राइमरी वैलेंसी को 3 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं? इसकी प्राइमरी वैलेंसी को कितने क्लोरीन? वो कैसे करेंगे यार, लहरा गए। +3 चार्ज को आ रहा है, उसको 2 क्लोरीन कैसे सेटिस्फाई करेंगे भाई? तुम लहरा गए बीच में, लहराना नहीं, ऐसे दिमाग लगाओ। चार्ज अगर +3 है तो 2 क्लोरीन उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप बताइए कितने क्लोरीन बैलेंस करेंगे? अंडरस्टूड। फिर बोलो दोबारा। भाई ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, सोच के बोलो, थोड़ा काम चलेगा तब। इतनी आसान थ्योरी में नहीं है वर्नर, यूं ही नहीं नोबेल प्राइज मिल गया इनको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फादर है, ठीक है, डजंट मैटर। इधर देखो, बताइए कोबाल्ट की 1 डिग्री बोलो, 2 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री को कितने क्लोरीन सेटिस्फाई करे? दूसरे वाले में 1 डिग्री को, तीसरे वाले में 1 डिग्री। वेरी गुड। बताइए क्या ये 3 क्लोरीन सिर्फ 1 डिग्री है? क्या ये 2 क्लोरीन सिर्फ 1 डिग्री है? क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी बना रहा है? क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर भी बना रहा है? क्या ये अंदर वाला 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों की तरह काम कर रहा है? क्या ये ओनली 1 डिग्री है? क्या ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों है? ये 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या दोनों है? क्या ये ओनली 1 डिग्री है? क्या ये ओनली 1 डिग्री है? सिंपल। बताइए पहले कॉम्प्लेक्स में कितने क्लोरीन ऐसे हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों की तरह काम कर रहे? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, सिंपल। पहले वाले में ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, सिंपल। ये आसान, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे सिर्फ। बताइए है आसान या मुश्किल? अभी अभी पता चल जाएगा बेटे, रुक जा अभी, आजा अभी। ये टेबल बनाएगा ना तो धमाधम खेलेंगे अभी इसमें, बता देना मुझे। अच्छा बताइए 1 डिग्री का मतलब कोऑर्डिनेशन या ऑक्सीडेशन? 2 डिग्री मतलब? चलिए प्लेटिनम पर चार्ज बोल बेटे, बोल। +4 +4 +4 बोल बेटे, सही है क्या? क्या टेट्रावेलेंट है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएंगे, 6 बनाने के लिए वाटर को अंदर लेके जाएगा। बताइए कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, बोलो। PTH2O6Cl4, आगे बोल। PTH2O5Cl3, आगे बोल। H2O4Cl2Cl2, आगे बोलो। ये बोलो सही है। अच्छा क्या सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? सभी में चार्ज +4 है क्या? 1 डिग्री की वैल्यू बोल। 4 4 4 4 6 6 6 6, सही है। बताइए दोनों की तरह एक्ट कितने क्लोरीन? यहां बोल। फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन 5 के बाद, 4 के बाद, फिर ऊपर से नीचे आ रहे आयनिक कंडक्टिविटी कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। इतनी आसान थी। बताइए पहले वाले में कितने मोल पीपीटी? 4 मोल आएगा, 100% आएगा। दूसरे में बोल 3 मोल का मतलब क्या 3/4 है क्या? 3/4 का मतलब 75 है क्या? 2 मोल है क्या? 1/2 है क्या? 50 है क्या? 1 मोल है क्या? 1/4 है क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। आसान है कि मुश्किल है? और इससे बाहर, टेबल से बाहर कोई क्वेश्चन इसमें आएगा ही, बनता ही। लिखे ये 75-50 जो है ना, ये सिर्फ 4 क्लोरीन में करना है। 3 क्लोरीन में 66.66 33.33, तो उस हिसाब से आंसर देना थोड़ा, है ना। और जो वर्नर है उन्होंने स्टार्टिंग
जो स्टडी किया था कॉम्प्लेक्सेस पर वो प्लैटिनम के थे और कोबाल्ट के थे। स्टैंडर्ड स्टडी उसी पर किया गया था, प्लैटिनम और कोबाल्ट। और किसी को कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, वैसे बहुत आसान चीज। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होती है तो ज्योमेट्री डिफाइन नहीं करती, सेकेंडरी डायरेक्शनल होती है, ज्योमेट्री डिफाइन करती है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब डायरेक्शनल। 1 डिग्री को नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, 1 डिग्री को नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सेटिस्फाई करती है, जबकि 2 डिग्री को आप देखिए नेगेटिव भी कर रही है और न्यूट्रल भी कर रही है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो पहले कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर आप आंसर दीजिए। और ये चीज जो मैंने बताई है अभी, 3 है तो फिक्स है और फिक्स है तो 6 है, ये सिर्फ वर्नर थ्योरी को करते वक्त, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त ही काम में लेंगे, सिर्फ बाकी जगह काम में नहीं लेना इसको। सिर्फ वर्नर थ्योरी में बताइए मैंने ये बात, बाकी जगह बताऊंगा वहां पर, बस सब जगह नहीं, सब जगह नॉर्मली करना है जैसे करते हुए आए हम लोग। ये सिर्फ इसी टॉपिक पे जरूरी है, सिर्फ ये बात, बाकी आगे बताऊंगा फिर। इसका क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए किसी भी हालत, और सबसे ज्यादा यहां पर जो क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है वो आयनिक कंडक्टिविटी से या फिर वो मोल्स कितना परसेंट पीपीटी आता है, इन दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। यहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आयनिक कंडक्टिविटी एंड AgCl के कितने मोल्स आपको मिलेंगे व्हेन इट इज रिएक्ट विद AgNO3 लुनार कास्टिक। तो ये दो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के बनते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी। इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना बन सकती है। VBT से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। और पढ़ना भी क्या है, सिर्फ एक टेबल, इससे आइडिया लग ही जाएगा आपको। कॉम्प्लेक्स बनाना आ गया तो सारा काम आसान। अब अगर आपने लिख लिया हो तो बताना मुझे। लिखे इसके नीचे वर्नर रिप्रेजेंटेशन, लिखे इसके नीचे वर्नर रिप्रेजेंटेशन। इसके डायग्राम भी देख लेते हैं, डायग्राम और इजी। आप ही बता देना मुझे डायग्राम के अंदर कि कैसा है डायग्राम, कि आपको डायग्राम से कुछ पता चला कि नहीं चला, देखते हैं। आइए, मैंने कॉम्प्लेक्स लिया बेटे चुपचाप, ये कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, इसका डायग्राम बनाया वर्नर ने, कैसे बनाया होगा समझते हैं। मुझे बताओ पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट पर चार्ज, हाँ कोबाल्ट पर चार्ज +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 और 2 6, मोनोडेंटेड है बेटा। कोबाल्ट पर चार्ज है +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, अमोनिया 4 है बेटे। बताइए, ये अमोनिया 4 सॉलिड लाइन से डिनोट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहा है। अब बताइए एक कितना क्लोरीन बाहर है, 1 या 2? एक, ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री का मतलब ओनली डॉटेड लाइन, सही है। कितने क्लोरीन अंदर हैं, वो डॉट लाइन से भी और सॉलिड लाइन से भी। अच्छा, मैंने दोनों से क्यों बनाए, क्योंकि वो दोनों की तरह काम कर रहा है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। सही है बात। अगर आपका डायग्राम भी आपके क्वेश्चन में आता है तो इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम बनाता हूं, आप बताना आइडिया लगता है कि नहीं लगता है, देखना है। बात करें, कोबाल्ट पर चार्ज +3, 1 2 3 4 5 6, अमोनिया, मैंने अमोनिया लगा दिया बेटा चुपचाप यहां पर कुछ, और ये Cl माइनस कर दिया, ये Cl माइनस कर दिया, ये Cl माइनस कर दिया। बताइए सोच के बोलिए, कितना क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कितने बाहर हैं, कितने आयन से टोटल, बोलो। क्या 2 मोल AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा?
डबल 6.66% आएगा पक्का 2/3 into 100 सही है बेटे क्या आंसर दे सकते हो डायग्राम से भी आंसर दिया जा सकता है ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन है बना लीजिए COCl3 डॉट 5 अमोनिया या फिर बनेगा कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया 5 एक Cl 2 Cl बाहर ध्यान रखना कभी भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आए सारे न्यूट्रल लिगेंड्स को आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाना है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में सारे न्यूट्रल लिगेंड्स को कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाकर 2 डिग्री को सेटिस्फाई करवाना है सारे न्यूट्रल कोई बाहर नहीं होगा न्यूट्रल लिगेंड दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब समझ जाइए अंदर है कॉम्प्लेक्स डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मतलब समझ जाइए कॉम्प्लेक्स के बाहर है और ये नॉन डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल कहीं पर भी बना सकते हो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने बनाया वैसे ही जरूरी हो कहीं पर भी बना सकते हैं आप इसको अभी मैं पी ब्लॉक नहीं पूछ रहा हूं पी ब्लॉक पूछूंगा मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा जब एस ब्लॉक हाइड्रोजन अभी तो कल टेस्ट दो आप उसके बाद लहराओ थोड़ा सा हाँ तब तक फिर ये चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी इसके अंदर बीच में कुछ और याद आता ही नहीं है क्यों क्योंकि ये चैप्टर इंडिविजुअल है बाकी सारे चैप्टर से डिफरेंट है एस ब्लॉक हाइड्रोजन पढ़ेंगे तब पी ब्लॉक की बात करेंगे और कोऑर्डिनेशन के बाद डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे पहले फिर एस ब्लॉक हाइड्रोजन मेटलर्जी सबसे लास्ट अभी अगर मॉड्यूल करते वक्त NaOH की प्रॉपर्टी अगर बीच में आती है तो छोड़ दीजिएगा NaOH की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एस ब्लॉक के अंदर सही जगह वही है NaOH की प्रॉपर्टी पढ़नी लिखे इसके नीचे चलिए आइए चलते हैं बड़े टॉपिक इसके बाद हेडिंग डालिए वैलेंस बॉन्ड थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी अब काम तुम्हें करना है सर अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा एक एग्जांपल मैं बताऊंगा बाकी आप बताओ एक एग्जांपल में बाकी 8-10 एग्जांपल आप डायरेक्ट आंसर धमाधम लिखें वैलेंस बॉन्ड थियरी में लिखें सेंट्रल मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स central metal atom loses electrons according to its oxidation number central metal atom loses electrons according to its oxidation number next point CMA accept electron pair CMA accept electron pair CMA accept electron pair according to its coordination number according to its coordination number next point based on overlapping concept ये तो दुनिया जानती है based on overlapping concept next point
in the process of hybridization, in the process of hybridization, if outer d orbitals are used, outer d orbitals are used, and then the orbital will be outer orbital complex. Then the orbital will be outer orbital complex. But if inner d orbitals are used, then the orbital will be inner orbital complex. Next point. In the presence of a strong field ligand, SFL, सुना होगा. In the presence of a strong field ligand, pairing of unpaired electrons are possible. Pairing of unpaired electrons are possible. Pairing of unpaired electrons are possible. But in presence of WFL, pairing is not possible. But in presence of WFL, pairing is not possible. तो जो बात VBT बताता है सिर्फ उतनी बात करेंगे हम, इससे ज्यादा नहीं. फिर इसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करेंगे CFT के अंदर. फिर आपको बताऊंगा उसके बाद कि क्वेश्चन करना कैसे है. ठीक है, और थ्योरी दोनों काम आएगी. फिर बोल रहा हूं आपको, VBT भी आपको आनी चाहिए, CFT भी आपको आनी चाहिए. दोनों थ्योरी मिलाकर क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है. तो पहले VBT की बात करेंगे, फिर CFT की, फिर बताऊंगा कहां पर क्या लगाओगे और क्वेश्चन कैसे करोगे, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो और गलत ना हो. तो पहले अपन VBT की बात करते. देखो यहां पर कुछ 2-4 शब्द लिखे हैं मैंने. ठीक है, वो दिखने में लग रहा है इतना बड़ा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है. मुझे बताओ, सब आता है तुम्हें? बस पूछ लेता हूं, बताइए. लुईस बेसिक नेचर जानते हो? ज्यादा देने वाला, जल्दी देने वाला. हमें ज्यादा से मतलब जल्दी कौन देगा बेटा? लेस EN वाला या मोर EN वाला? अच्छा, पीरियड में क्या देखेगा? EN या साइज? कार्बन अच्छा डोनर या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन या फ्लोराइड? सिंपल. देखो, अच्छा ग्रुप में कैसे देखेगा? साइज या EN? अच्छा बताइए, अमोनिया अच्छा लुईस बेस है या फॉस्फीन? कारण याद है? ऊपर से नीचे आ रहा है, साइज बढ़ रहा है कम हो रहा है? साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट या फैल गया? अच्छा, फैलने से उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना आसान या मुश्किल? और कॉन्सेंट्रेट होने से आसान. सही है बात? बहुत सीधा सा बात है, सिंपल बात है. ठीक, और इसी से ये पूरा बनाया हुआ. तो बताइए, कार्बन डोनर अच्छे डोनर,
थोड़े कम नाइट्रोजन, थोड़े और कम ऑक्सीजन, हैलाइड सल्फर डोनर। तो हम बोलते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन डोनर एसएफएल होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि डोनर एटम अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लोन पेयर आसानी से दे सकते हैं। बाकी सभी WFL माने जाते हैं, ऑक्सीजन डोनर हो, हैलाइड हो, सल्फर डोनर हो, फास्फोरस डोनर हो, डजंट मैटर। सही है बात। जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये बोलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रेंथ रखता है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा क्या मीनिंग है इसका। अभी तो वीबीटी जितना बोल रहा है, मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं। आइए अब अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, सोच के बोलना, जल्दीबाजी मत करना भाई, छोड़ा। पहले ये पहचानना जरूरी है कि किसी लिगेंड में डोनर एटम कौन है, तभी तो बताओगे कि एसएफएल कौन है और WFL कौन है। सही है ना बात। अभी मैं एक लिगेंड लिखूंगा, आप बताना कि वो एसएफएल है या WFL है। अभी देखते, बताओ बेटे जल्दी से बोलो। ये WFL है, ये WFL है। डोनर एटम कौन है? अच्छा, क्या ये सूडो हैलाइड है? अच्छा, अभी ये कौन है? एसएफएल WFL। ये कौन है? अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? पक्का? ये कौन है? ये एसएफएल कैसे होगा यार, सोचा तो करो यार। कार्बन के पास लोन पेयर ही नहीं है वहां, आप कार्बन डोनर बता रहे हो उसको। कार्बोनेट है, कार्बन के पास लोन पेयर कहाँ है? लोन पेयर ऑक्सीजन के पास से, और ऑक्सीजन डोनर जो होता है वो WFL होता है। पहले ये पहचानोगे नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे? पहली बात ये समझो आप, पहचानोगे नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे बाबू? हाँ, अब तो सिर्फ ये देख रहे हो कि आगे वाला कौन है। ऐसे थोड़ी काम चलता है यार, हमेशा आगे वाला देगा ये जरूरी थोड़ी है। कार्बोनेट में बताइए मुझे, आगे वाले ने दिया पीछे वाले ने? तो अब पहले लोन पेयर तो देखो, आगे वाले के पास लोन पेयर नहीं है, देगा कैसे यार? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे नहीं करते जल्दीबाजी में आंसर नहीं। कार्बन डोनर ये तो पूरी दुनिया चिल्ला दिया, सब पता है, अच्छा जल्दी देने वाला चिल्ला तो दिया, पर वो पहले देखो तो सही भाई, दे कौन रहा है। ऐसे थोड़ी हवा में कुछ भी यार, मुंह से बोला कुछ भी निकाल दिया, मुंह ऊंचा किया, खत्म। बताइए डोनर एटम बोलो। ऑक्सीजन डोनर एटम है। हाँ, बताइए WFL या SFL? बिल्कुल। पहले देखो, समझो, सीखो, जानो, पहचानो, मानो। बताइए SFL WFL? WFL है, क्योंकि यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर सीधे। तो पहले ये चेक करना है बाबू, चेक करना है बेटे, कूट दिया जाए बेटे दो चार को। बोलो। हाँ, अब एक सीधी सी बात याद रखो ना, जो आगे होगा अगर उसके पास लोन पेयर है तो डोनर एटम वो बनेगा, और अगर आगे वाला लोन पेयर नहीं है तो फिर पीछे वाला डोनर एटम बनेगा। सीधी सी बात है। बताइए ये कैसा है, देख बताना बेटा। ClO4-1, बताइए WFL SFL? हाँ, ये WFL है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन डोनर एटम नहीं है, ऑक्सीजन डोनर एटम। और क्लोरीन भी होता भी तो भी क्या उखाड़ लेता, WFL ही होता। सही है, पर चेक करना आना चाहिए बाबू, चेक करो जल्दी। अच्छा बताइए, इथाइलिन डाइमीन जानते हो? ये लिखा हुआ बेटे, देख ले, जानता है? इथाइलिन डाइमीन में क्या डोनर एटम नाइट्रोजन है क्या? SFL। सही है बात। अच्छा, ऑक्सीलेटो याद है? ऑक्सीलेटो में डोनर एटम ऑक्सीजन है क्या? उसमें कार्बन क्यों नहीं बोला देने? उस कार्बन के पास लोन पेयर ही अब ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसलिए वो WFL बन जाए। सही है, पहले ये जरूरी है जानना यार। लिगेंड लिखें, देखें, पता चले डायरेक्टली ये WFL है कि SFL है, तभी तो थ्योरी अप्लाई करोगे, वरना करोगे कैसे? तो पहले इसको नोट करो, जल्दी से लिखो। अच्छा, ये इधर एक चीज देख लो यार, लोग बात कुछ सोचेंगे कि क्या सर उधर तो बता दिया, इधर का तो बताया नहीं कुछ। देख लिया आराम से। आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp ज्योमेट्री लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होगा तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन, ये टेट्राहेड्रल और ये स्क्वायर प्लेनर। 5 है तो DsP3 या sp3d। बताइए हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी पहले जाएंगे, एक्सियल नॉन एक्सियल? मैंने डी ऑर्बिटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? नॉन एक्सियल और? अच्छा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में नॉन एक्सियल या एक्सियल? क्या उनकी इंक्लाइन नेचर ज्यादा है? क्या एक्सियल वाले हाइब्रिड बनाने में जाएंगे? एक्सियल कितने हैं? dx² - y² और dz। क्या यहाँ पर dz² काम आया है क्या बेटे?
और यहाँ पर ये दोनों काम आ गए। अच्छा बताइए, अगर sp3d3 होता तो दो होते एक्सियल और एक होता, अच्छा नॉन एक्सियल XY YZ या ZX, क्योंकि प्लेन हमेशा XY माना जाता है। सही है बात। चलिए पहले इसको लिखो, फिर करते हैं बात। अब लिगेंड पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। ये मत सोचिए कोई भी लिगेंड लिखा हो तो उसमें जो आगे वाला है वही लोन पेयर देगा। पहले चेक करो उस आगे वाले के पास फिर लोन पेयर है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, पीछे वाला तो कन्फर्म में देगा, वरना वो लिगेंड ही नहीं है। अच्छा क्या लिगेंड वही होते हैं जो सिर्फ लोन पेयर देते हैं? क्या ऐसे लिगेंड भी होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होगा, फिर वो क्या देते हैं? पाइलेक्टर। बेंजीन एक्ट एज अ लिगेंड, कहां लेगा वो, एबीएमओ में या डी में? सिंपल। किसी को यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई बात ऐसी जो अजीब सी लग रही हो, चुभन चलान एसिडिटी जो भी है, पूछ लेना बेटे। दिमाग में आए कोई भी बात पूछिए आज रात सूर्यवंशम के साथ। 7:30 छुट्टी हो जाएगी ना, तभी तो 7:30 फ्री होते ही 8 बस शुरू धमाधम। बस चलाएंगे बेटा बस। खीर तो बाद में है, पहले बस चलती है बेटा। टिकट बेचेंगे पहले। इससे ये समझिए, इंसान अगर पढ़ा लिखा ना हो तब भी वो पैसे वाला बन सकता है। बहुत बहुत चीजें सिखाती है बेटे कुछ, मेहनत कुछ भी करवा सकती है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर हार्डेस्ट सब्सटेंस। लैंप ब्लैक सॉफ्टेस्ट। बेटे बार बार गर्दन घुमा के बात करनी पड़ती है तो पीछे बैठ जाना उसके पास ही, गर्दन में दर्द होगा। आज अलग अलग कैसे हो गए तुम? लड़ाई होगी क्या बेटे? अच्छा प्यार मोहब्बत भी चलता रहता है बेटे तो। बाबू बोल दे उसको एक बार, दौड़ा चला आएगा। प्यार से पुकारो, अब दौड़े चले आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए क्या बात कर रहे हो बेटे, आराम से लिखिए आराम से, ज्यादा जोर न लगाए, हाथ वाथ बाहर आ जाए क्या मतलब, क्या करेगा घर जाके? आज बहुत क्वेश्चन करने हैं कल पेपर के लिए। वैसे भी कल के डस की तैयारी तो सुबह ही होगी, सुबह 2 बजे है ना? अरे बहुत टाइम है यार। अब तो मेजर के भी आ गया शायद, है ना? 12 जून है तो 12 जून 17 जून, इतने 5 दिन ही। 12 जून, हाँ मैं वही तो। अच्छा 12 मई,
अच्छा हाँ जुलाई है वो, मैं सोच रहा 17 जून को ही आ गया खिसड़िया मैंने कहा यार ये नहीं, इस बार देखा मैंने बाहर केमिस्ट्री में 0 है पर नेगेटिव किसी के नहीं विकास फिजिक्स में भरकर है, बायो में 4 नंबर है, एक ही क्वेश्चन सही करके आया है, वो भी गलती से याद आ गया होगा। कुछ ऐतिहासिक लोगों के जो है बाहर नंबर लिखे हैं, अब तो लिखे हैं यार, ये फड़फड़ा रहा है बेटा पीपीटी। मैं एक एग्जाम्पल एक करवा के फ्री हो जाता हूं थोड़ा, उसके बाद बस आप ही को करना है, फिर आंसर देना है और आप ही को आंसर निकालना है। देख लेते हैं, आइए आइए आओ करें, आओ आजा बेटे आजा। अरे दादा कितने, कैसी सोच है तुम्हारी है। आइए, तो यहां पर अभी एक एग्जांपल लेता हूं, बताते जाना भैया। पहली बात, ये उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस है जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, सीधी सी एटॉमिक नंबर जिसको याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, वो इस तरह के क्वेश्चन ना करे। उसके लिए वर्नर थ्योरी पर खत्म हो गया टॉपिक, क्योंकि आगे सब यही काम है। अब देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, K4FeCN6 स्टैंडर्ड। हम तो एक आसान सस्ता सुंदर टिका हुआ एग्जांपल लेते हैं, बाकी सब आपके लिए। तो K4FeCN6 में देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले निकाला यहां पर चार्ज आया +2। अब ये कैसे आया +2, ये अपने हिसाब से देख लीजिए। यहां पर ये 3d6 है, 3d6 और ये 4s2 है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 3d6 बचेगा। साइनाइड जो है यहां पर मैं बोलूं तो बेटा क्या है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट के साथ ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो 6 है। बोलिए सही है, ये करना है साहब आपको। अब आप इसको जल्दी करो, इसको आप धीरे धीरे करो, मुझे नहीं मतलब, मुझे आंसर से मतलब, ठीक है। अब बताइए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताइए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दी, 1 2 3 4, ये 3D के अंदर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4s के अंदर, और ये रहा बेटा 4p के अंदर। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताइए मुझे पेयरिंग पॉसिबल है या नहीं है। वेरी गुड, पेयरिंग करवाऊंगा बेटा, पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग करवाते हैं। ये देख बेटा चुपचाप इधर, 1 2 3 4, ये 3D के अंदर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जल्दी बोलो। 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या 6 साइनाइड 6 लोन पेयर देंगे? 6 लोन पेयर देने के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये पे 1 2 3 4 5 6, जहां पहला खाली मिले वहीं से देना शुरू कर दो। सही है बात। चलिए हाइब्रिडेशन की बात करें तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, बोलो। डी कितने काम आए, एस कितना, पी कितना, तो हो हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। भैया इसको अरेंज मत कर देना, ये सोचे कि ये पता नहीं क्या अरेंज कर देता हूं, उसको sp3d2 कर देता हूं। ये अरेंजमेंट यहां पर नहीं है, जो आएगा वो लिखना है। D2sp3 बताइए ज्योमेट्री का नाम क्या, ऑक्टाहेड्रल है क्या? चलिए ऑक्टाहेड्रल के बाद मुझे बताइए डी कौन सा काम आया बेटा, अंदर वाला बाहर वाला? हाँ अंदर वाले का मतलब बताइए, इनर या आउटर? क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या बेटे? अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो, जल्दी बोल यार। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब बताइए एन की वैल्यू भी 0 है क्या? क्या म्यू की वैल्यू भी 0 होगी क्या? डाया या पैरा? क्या डायमैग्नेटिक है क्या बेटे? अच्छा म्यू का फॉर्मूला तो बता दे, n इंटू n+2। क्या बोहर मैग्नेटॉन है क्या? n क्या है? पक्की बात, ये बातें बतानी है, आप बता सको तो बताओ, बता पाओगे? इसमें मैंने एक चीज छुपाई है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा उसको, क्योंकि अभी बताने का मतलब है कंफ्यूजन, और जब CFD पढ़ेंगे तब बताएंगे उसको खुलेआम, क्योंकि तब कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रहती। तो अभी जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना करें। इसको क्यों लिख रहे हो, इसको क्यों लिख रहे हो, इसको क्यों लिख रहे हो? हाँ बेटा दौड़ा दूंगा चलेगा तो दूसरी बात, मैं चक्कर कटा देंगे बेटे। ये करो डायरेक्ट आप, K4FeCl6 ये करिए आप डायरेक्ट, उसको छोड़ो, उसको क्या लिखने में लगे हो।
अब आप पूरा ऐसे करें, कैसे भी करें, डायरेक्ट करें, मुझे नहीं मतलब, मुझे आंसर चाहिए। आप जैसे करें, आपकी मर्जी। मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, आंसर बोलूंगा, अपना अपना आंसर चेक करेंगे। मुझे आंसर चाहिए, हालात कुछ भी हो, आज बिगाड़ दूंगा हालात दो चार के, और आंसर चाहिए किसी भी कंडीशन में। आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं। जल्दी नहीं है अपन को, बस आंसर सही आना चाहिए। इसको मत लिखो, मना कर रहा हूं मैं बहुत। इसको लिख ले बेटा, ये फेंक दूंगा निचोड़ के। ये करो डायरेक्ट, उसको टीपने में टाइम पास कर रहा है, करते जाओ। आंसर अपना अपना लिखते जाओ, आंसर अपना अपना लिखते जाओ। मैं भी आंसर बोलूंगा, चेक कर लेना अपने आप। वैसे अगर इसको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सामने लिखा हुआ है सब, तो डायरेक्ट आंसर है यहां पर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको जो क्वेश्चन ये एक आए तो डायरेक्ट आंसर नजर आए। इतना आइडिया लग जाना चाहिए अपन को इन क्वेश्चन से। चलिए, निकाला क्या आंसर? बताओ पहले, हाइब्रिडेशन बोलो। sp3। अच्छा बताइए, क्या ये इनर या आउटर? क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या? बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 है क्या? म्यू का वैल्यू बोलो। √24 बोहर मैग्नेटॉन है क्या? पैरा या डाया? पैरा मैग्नेट, सिंपल। बस आपको इसके अंदर यहीं पर रोक देना था सिर्फ, खत्म हो गया। ये पेयरिंग करवानी नहीं थी, हो गया, वहीं से डायरेक्ट आंसर था। देख लो आराम से। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, भाई मैं फ्री चल रहा हूं क्योंकि अब थोड़ी देर, तो किसी को भी दिक्कत हो, कॉपी उठाओ, इधर आगे आ जाना। कॉपी उठाना, आगे आ जाना चुपचाप भागते हुए। और जिसको नहीं है दिक्कत, वो क्वेश्चन करते जाओ। प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, कुछ आप मॉड्यूल से करिएगा, जहां से भी करना वहां से करिए। निकालिए इसका आंसर, और जिसको दिक्कत आ रही है फाइंड आउट करने में, वो कॉपी उठाओ, इधर आ जाओ, फिर चले जाना वापस, और यहां आना पड़ेगा। बाहर निकल के कोई नहीं पूछेगा लहराता हुआ। जरा एक बार और बता दो, यहां पूछो अभी सबके सामने। बोल दे बेटे, बोल दे। आजा, कॉपी उठा के आगे आजा, आजा आजा। कबूतर, कबूतर। अभी अभी देखना बेटे, सब कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब लिखने में लग रहे हैं। एटॉमिक नंबर याद नहीं है, मत करना बेटे, उसके लिए तो आगे भी मत आना। कॉपी उठा के आजा आगे, सर एटॉमिक नंबर बता दो। तो वो देखिए अंडरस्टूड है, वो अपने हिसाब से करो यार। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, सिर्फ आंसर बोलूंगा, आप आंसर बताओगे, अपना बात चेक करोगे, जहां दिक्कत होगी आप मुझसे पूछोगे। हाँ, वो जो भी आएगा डजंट मैटर, आप तो आगे करते जाओ, आप तो आगे करते जाइए, यहां मत बताइए। मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है, रट के यही आया हूं। आप करते जाइए, आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख रखा है कॉम्प्लेक्स मैंने। मैं आंसर लिख दूंगा, अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। अरे ऑनलाइन वालों, कहां रहते हो तुम लोग? आंसर दे दिया करो कभी जिंदगी में। एक ने आंसर दिया है सिर्फ अभी तक, बाकी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, ऑन करके छोड़ जाते हो क्या? यही हो तो आंसर दो ना, लिखने से क्या होगा सर, यही है। आंसर दो जल्दी, इनके कॉम्प्लेक्सेस जो सामने लिखे हुए हैं उनके। अभी धीरे धीरे थोड़ा अजीब लगेगा।
इस वाले का आंसर मैं लिख देता हूं, अपना अपना चेक कर लीजिएगा। ये बनेगा 3D8 4S0 साइनाइड SFL। पेयरिंग करवाऊंगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहां पर, चुपचाप। 1 2 3 4 DSP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक एंड इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, म्यू का वैल्यू 0। देख लो अपना आंसर, बोलिए। सही है, ये वाला ठीक है सबके? ठीक है, अगला वाला देखो, आंसर बताओ डायरेक्ट। हाँ बेटे, क्या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है? बताइए, इनर या आउटर? कुछ भी नहीं, नो इनर नो आउटर, बिकॉज नो डी। डी होता है तो इनर आउटर बोलते हैं, डी नहीं है तो काय का इनर काउ का आउटर। नो इनर नो आउटर, क्योंकि डी नहीं है। एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू √8 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा। जहां पर डी नहीं है, इनर आउटर नहीं बताओगे आप, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाले में क्या किया बताओ? हाँ, नहीं किया क्या? एक्साइड क्यों कर दिया तूने? एक्साइड निकल पर चार्ज बताइए, +2 है ना बेटे? अब किसी ने वो देखा देखी में +2 कर दिया हो या? भाई बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार है अपने पास, किसी ने किया तो नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं किया। तो ये होगा 3D8 4S2। अब बताइए, बिना एस के हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, तो एस को कहां ले जाओगे आप, आगे या पीछे? हाँ, अंडरस्टूड, जगह खाली है ले जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वहां पर आप शिफ्ट करोगे जहां एनर्जी का मिनिमम होगा। सही है, एनर्जी का मिनिमम हुआ तो पहले ही शिफ्ट कर दो आप। तो ये हो गया 3D10। 3D10 आते ही 4S4B, ये तो भरा हुआ है। स्ट्रॉन्ग और वीक को क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 4 sp3 टेट्राहेड्रल। बताइए, इनर या आउटर? हाँ, कुछ भी नहीं, डाया या पैरा? डाया। म्यू की वैल्यू बोलो 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कितनी आसान चीज है यार, ये करो, करिए। और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। बेटा अगर देख, इनर आउटर तब बताते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन में डी काम आता है। इसमें डी काम आया या नहीं आया? तो इनर भी नहीं है, आउटर भी नहीं। बता, इसमें डी काम आया या नहीं आया? आया ना? डी कहां लिखा है, आगे या पीछे? आगे मतलब इनर, पीछे मतलब आउटर। ये बता मेरे को, इनर या आउटर? बस, सिंपल। FeCO5 करो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मैं लिख दूंगा आंसर, मैं बोल दूंगा आंसर, अपना चेक कर लेना चुपचाप। अब तो आगे करते जाओ ना, क्या दिक्कत है? आसान आसान चीजें लिखवा रहा हूं, आसान आसान चीजें बता रहा हूं। इससे आसान वीवीटी इस दुनिया में मिलेगी क्या? संभव ही नहीं है साहब, कितना ही जोड़ लगा ले कहीं का भी। करिए, कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखें, आराम से करिए, जल्दी किस बात की है?
3 कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखे हैं, आराम से देखिए, तरीके से देखिए। तरीके से काम करोगे, हर चीज का आंसर आएगा। कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बनती, बस शर्त कि काम तरीके से होना चाहिए। आसपास वालों पर ध्यान मत दो, अपना काम करिए सिर्फ। ये आया बेटे? बताओ क्या आंसर आया, मुझे बताओ। हाँ, DSP2। 2 कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। 5 का मतलब DSP3। DSP3 का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, म्यू का वैल्यू 0, डायामैग्नेटिक एंड डी आगे मतलब एनआर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल। बोलिए, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी को दिक्कत आए तो पूछ लो आप, कुछ बात फाइंड आउट करने में दिक्कत हो तो पूछ लो। मैं भी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ना यार, ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ना। आइडिया लगे थोड़ा दिमाग में, वो कब लगेगा? जब प्रैक्टिस मैक्सिमम इनपरफेक्ट। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है, रटना नहीं मांगता। ये लिखना मांगता है। जितना लिखोगे, लिखकर करोगे, उतना आपका फायदा होगा इस चैप्टर का, उतना जल्दी आंसर आएगा। और 3 से 4 क्वेश्चन जरूरी है इस चैप्टर से आएगा। अगला वाला बताओ, ये वाला। हाँ बेटा, D2sp3 ज्योमेट्री का नाम बोलो। ऑक्टा। अच्छा बताइए, इनर या आउटर? इनर। डाया या पैरा? म्यू का वैल्यू 0 है क्या? खत्म। मैं तो 2-3 बातें पूछ रहा हूं सिर्फ, और इसी में से आपने क्वेश्चन आते हुए देखे होंगे। अगला वाला और आसान। Fe पर चार्ज है +3। Fe +3 का मतलब हो गया 3d5। 3d5 का मतलब पेयरिंग तो करवाऊंगा क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो पेयरिंग करवाऊंगा। पेयरिंग करवाऊंगा तो क्या दिक्कत है? करवाओ ना। 1 2 3 4 5, 1 2, ये 4s, ये 4p, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। बताओ, ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरा या डाया? म्यू का वैल्यू बोलो। 0 कैसे आएगा बे? रोड 3 बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 में 0 कैसे बोल सकते हो? तो 5 में 6 में सब जगह 0 बोल रहा है, तो काय को निकल रहा है ये सब? मतलब ही क्या है फिर? हर जगह जब 0 आ रहा है तो दे रहा घुमा घुमा के। अच्छा इसका निकालो यार, एक काम करो तुम, जब तक मैं इधर साइड में लिखता हूं, जब तक मैं कुछ और लिखूंगा तब तक तुम आंसर निकालो। ये लिख लिया, ये हटा दूं या कोई टिप रहा है? टीपू सुल्तान है क्या? बेटा टिप क्यों रहा है? घर जाके करना है इसको। बस हो गया, क्या होता है? अब लिख ले, कर लेगा ना, कोई बात नहीं। आप घर पे प्रैक्टिस करिए ना इन चीजों की, क्या दिक्कत है? आओ पहले ये काम करो, इस कॉम्प्लेक्स का मुझे नाम बता दो। नाम बताओ इस कॉम्प्लेक्स का। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नॉट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रो। चलिए इसके बारे में सारी बातें फाइंड आउट करो।
इतना टाइम लगेगा क्या? D2sp3 आ रहा है? CFT बताने के बाद इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट देखकर ही आंसर आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पर भी आना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। बाकी सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वहां पर तो आना चाहिए। ये निकालो बेटा, ये निकालो। बैठो नहीं, यहां चुपचाप बैठने का मतलब खतरा, चुपचाप बैठना ही नहीं। VBT में फ्री बैठना ही नहीं है, दिमाग काम ही नहीं करेगा वरना। कि सर ये क्या कर दिया आपने? अभी तक 30 तक एटॉमिक नंबर था, तब तो ठीक था। आपने एटॉमिक नंबर एकदम से दुनिया बदल दी, अब जज्बात बदल दिए साहब। अरे प्लेटिनम को निकल मान के काम करो ना। क्या देख, एक ही ग्रुप के मेंबर है, इतनी बड़ी बात थोड़ी पूछ रहा हूं। प्लेटिनम को निकल मान के काम करो, सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सेम चीज आएगी, बस होता है 3D की जगह यहां पर 5D हो जाएगा, बाकी आंसर सेम आएगा। इसलिए वो आगे बताऊंगा, अभी केस पूछी मत, अभी CFT बाकी है, उसके बाद करेंगे बात इस बारे में। बोलो, क्या DSP2 आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है? अच्छा वेरी गुड, बताइए म्यू का वैल्यू बोलो। 0, डाया या पैरा, इनर या आउटर? हाँ, खत्म, सिंपल। अच्छा इसका मतलब इसका आंसर दो फिर मुझे डायरेक्ट, इसके आंसर डायरेक्ट दो। चलिए आंसर दीजिए डायरेक्ट। हाँ, क्या आंसर इसका और इसका सेम होगा क्या? DSP2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्या? एक ही ग्रुप के फैमिली मेंबर, सेम फिनोमेना, सेम का। सही है, तो इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा इसका क्या है ये तो बताओ। हाँ, D2sp3 है, म्यू का वैल्यू 0 है, इनर या आउटर, डायमैग्नेटिक है। क्या हो गया तो फिर यहां से +2 भी तो है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो 10 में से आजकल 2 निकालते हैं तो 8 बचता है, और फिर 8 को मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो 1 डी खाली होगा, इसलिए DSP। सही है, वो तब होता जब पैलेडियम पर चार्ज 0 होता, तब आपका sp3 बन, फिर कोई रोक ही नहीं सकता, तो मैं भी नहीं रोक सकता, मैं आने वाली चीजों को रोकता नहीं। ठीक है, अब तू जबरदस्ती कर रहा है वो अलग बात। मैंने बोला ना, ज्यादा सोचेगा गलती करके है। सोचो बिल्कुल सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, क्योंकि जहां सोच वही शौचालय है। तुम्हारा तो हर दीवार शौचालय है। आइए, तो यहां पर देखिए आप, इसका नाम बताओ, इस कॉम्प्लेक्स का नाम बोलो जल्दी से। क्या बोले, लहरा गए? पहले वाला है स्विट्जर सॉल्ट, बाद वाला है ब्लू विट्रियो। ठीक है, IUPAC तो दुनिया कोई बता देगा। तो ये है स्विट्जर सॉल्ट, सल्फेट लगाऊंगा स्विट्जर सॉल्ट बनेगा खुल के, ये बनेगा ब्लू विट्रियोल। और जब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ब्लू विट्रियोल का मैंने स्ट्रक्चर बताया था पहले आपको, तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था स्क्वायर प्लेनर, क्या बनाया था? और स्क्वायर प्लेनर जब स्ट्रक्चर बनाया था तो बताइए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, और उसी 90 डिग्री एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां पर एक छोटा सा चीज देखी है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। क्या देखिए, क्योंकि देखिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री मिला, अब 90 डिग्री एंगल तभी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनती है। टेट्राहेड्रल में तो 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा,
अब बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली यहां पर मिला है 90 डिग्री, उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाइब्रिडेशन बनाना पड़ेगा DsP2, और DsP2 तब बनेगा जब एक डी अंदर वाला खाली होगा। अब बताइए, D9 मैंने लिखा, कॉपर 2+ में D9 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और D9 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि डी पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर हाइब्रिडेशन sp3 आना चाहिए, और अगर मैंने हाइब्रिडेशन sp3 इसका दे दिया तो बॉन्ड एंगल हमको क्या देना पड़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन, उसको करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, जब मैंने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की तो मेरे को कैसे पता चला कि वो 4p में ही जाएगा, क्योंकि DsP2 बढ़ाने के लिए कितना डी चाहिए, एक, एस कितना चाहिए, एक, और पी कितने चाहिए, तीसरा पी खाली है, इसलिए अंडरस्टूड है कि वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर तीसरे पी जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करवाता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो बताइए मुझे कितने पी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडेशन बनाने के लिए कितने पी चाहिए, 3। इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डी में होती। तो देखिए यहां पर देखिए जो किया है हमने, ये है कोबाल्ट 2+, ये बनेगा 3d7। 3d7 में अमोनिया मैं बोलूं तो SFL मानती है दुनिया, हमको भी मानना है साहब। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाऊंगा 3D, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई, ये 4s खाली, ये 4p खाली, 4s खाली 4p खाली, 4d आगे है, 1 2 3 4, ये 4d। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में 4d में करवाऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन में मेरा s और p दोनों काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाई तो ये 3d, 1 2 3 4 5 6 7 वाले को करवा दिया खाली, तो ये हो गया आपका, ये 4d, ये 4p, ये 4s, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आपको बनाना था D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टा हेड्रल। अनपेड अभी भी है, म्यू का वैल्यू √3, पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा, 4d में। तो एक बात बहुत सीधी और साफ है, अगर कॉन्फ़िगरेशन कभी भी D7 बने, सुनना, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोली गई बात है, D7 कभी भी बने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी भी आ जाए D7 में, कॉन्फ़िगरेशन D7 में SFL आ जाए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नजर आए, आराम से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करवाइए, हर जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करवाइए, और वो इलेक्ट्रॉन अनपेड कहां मिलेगा, 4d सबशेल। ये याद रखना है। और यहां पर सिर्फ मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं आपके सिलेबस के हिसाब से, कि इन दोनों में अगर D9 है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री को एक्सटेंड करने के लिए स्क्वायर प्लेनर, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4p सबशेल, म्यू की वैल्यू √3, पैरामैग्नेटिक। ये दोनों एग्जांपल आप याद रखो, उधर तो नहीं, उधर एग्जांपल नहीं, उधर तो सिर्फ एक छोटी सी बात, D7 SFL कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4d सबशेल, दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, एंड म्यू की वैल्यू √3, बोहर मैग्नेट। तो यहां पर एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये, और यहां पर आपको विद एग्जांपल याद करना पड़ेगा। 2 एग्जांपल, क्यूप्रा अमोनियम आयन, इसका मतलब स्विट्जर सॉल्ट, और दूसरा है ब्लू विट्रियम। ये 2 बातें बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पर काफी समय पहले AIPMP में आया है, उसके बाद ये कभी पूछा नहीं गया। अगर आपने जल्दीबाजी में इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बोल दी तो गलत हो जाएगा साहब, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है। और आप कभी ब्लू विट्रियल का स्ट्रक्चर पिछले नोट्स में निकाल के देखिएगा, मैंने उसको आपको बनाया है स्क्वायर प्लेनर, देखना उसको, स्क्वायर प्लेनर बनाया था मैंने उसको। तो 6 में तो कहीं पर भी करवाओ आप, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग देखते ही करवा दो, और इलेक्ट्रॉन को बोल दो प्रेजेंट इन 4d सबशेल। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी बोला जाता है।
एक डाउट आया है, एक ने लिखा है, सर मुझे ऐसा बताया गया था कुछ बार, कुछ बताया गया था पिछली बार लास्ट ईयर कि अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन पीछे गए हैं तो पेयरिंग नहीं होती। गलत बताया गया बेटा, भूल जाओ उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को पीछे शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी करवाई है और आंसर भी दिया है, इसलिए इस बात को भूल जाओ बेटे, इग्नोर इग्नोर कर दो बेटे, इग्नोर, मिट्टी डालो। चलिए तो इसके आगे बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। बिल्कुल, अब पहले वाले पिछले साल वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो आंसर कहां से आए, इस साल करोगे तभी तो आएगा। उसको भूल जाओ, पिछले साल को नोट्स को साइड में रख दो बेटे, काम के नहीं है वो, पिछले साल ही काम नहीं आया, इस साल क्या काम आएंगे। चलिए बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, सफिशिएंट है।